स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट विषय पे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप इस लेक्चर का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में। आपने अभी तक सुन लिया होगा कि रुपये की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली गिरती जा रही है। लगातार विज़ डॉलर जो है वो रुपये डेप्रिशिएट करता जा रहा है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा का विषय बना है। अब यहाँ पर सवाल ये है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, इकोनॉमी को अगर हमें समझना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल भी, अगर तो हमें जानना जरूरी है कि क्यों कॉन्स्टेंटली रुपये जो है वो निरंतर गिरता जा रहा है और क्या वजह है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्टडी IQ के मॉर्निंग लाइफ फाउंडेशन बैच में एडमिशन जो है वो जल्द ही क्लोज होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो भैया जल्दी से कर लीजिए। मात्र 18,999 रुपए में शुभ लाइव इस कोड का इस्तेमाल करते हुए मैसिव डिस्काउंट्स आप स्टडी IQ के कोर्सेज पे ले पाएंगे और अपनी UPSC प्रेपरेशन को आप बहुत शानदार बना पाएंगे। सर, इंडियन रुपी ने हाल ही में एक साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एक्सचेंज नंबर को क्रॉस किया है, वो है 80। अब इसका साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट का क्या अर्थ है दोस्तों? अगर एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करें तो पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो हमने हमेशा किस तरीके से समझे थे। पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो हमें लगता था कि अगर कभी 100 क्रॉस करेंगे तो पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो 100 जो है वो पेट्रोल के लिए एक सिग्निफिकेंट नंबर था या साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट नंबर था। बट हमने देखा कि जैसे पिछले कुछ समय में जिस तरीके के पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं तो वो साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट नंबर क्रॉस हो गया। वैसे ही डॉलर के केस में, क्योंकि डॉलर जो है अगर हम पिछले 2 दशकों की बात करें तो 60 टू 75 की रेंज में जो है वो रहा है। ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया, 60 से बढ़ता 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 70-75 तक डॉलर जो है वो पहुंचा है। लेकिन रिसेंटली डॉलर ने 80 रुपीज क्रॉस कर लिए, यानी कि अब $1 लेने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि पहले 60, 65, 62 रुपए, 70 रुपए, 75 रुपए के करीब था। तो साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट नंबर था। सुनने में लगता है कि अरे यार, डॉलर 80 रुपए के बराबर हो गया है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारा रुपया जो है वो सिग्निफिकेंटली वीकर होता जा रहा है। सर, इसका क्या अर्थ है? पहले $1 खरीदने के लिए अगर मुझे 70 रुपए देने पड़ते थे, आज वही $1 खरीदने के लिए मुझे 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि मेरे रुपये की बाइंग कैपेसिटी जो है विज डॉलर कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है या कैसे रुपये के कंपैरिजन में या डॉलर के कंपैरिजन में वैल्यू जो है वो दोनों करेंसीज की डिसाइड होती है, उसको हम यहां पर समझेंगे। अभी तक जिस तरीके के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि सर, फॉरेन गुड्स का जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ये रुपी और ज्यादा वीकन हो सकता है। आने वाले टाइम में 80 से बढ़कर के 82 रुपीज पर डॉलर जो है इसका प्राइस जा सकता है। ये देखने को मिल रहा है। जो ट्रेंड जिस तरीके से कमोडिटीज के, फॉरेन गुड्स के प्राइसेस जो है वो नजर आ रहे हैं। तो सर, हमको यहां पर पहले ये समझना है कि डॉलर का कंपैरिजन रुपी से होता कैसे है या कैसे डिसाइड होती है रुपी और डॉलर की आपस में कंपैरिटेटिव वैल्यू। अब सबसे पहले हम जानेंगे रुपी एक्सचेंज रेट होता क्या है। सर, रुपी एक्सचेंज रेट यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि आज मुझे $1 अगर चाहिए तो मैं पहले 80 रुपए दूंगा, फिर मुझे $1 मिलेगा। इसे कहते हैं रुपी एक्सचेंज रेट। कितने रुपीस देने पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग डॉलर जो है वो मिल पाएगा, इसे रुपी एक्सचेंज रेट कहा जाता है। रुपी एक्सचेंज रेट विज डॉलर। दोस्तों, याद रखिएगा, रुपी एक्सचेंज रेट हर करेंसी के लिए अलग होगा। ऐसा नहीं है, अलग अलग देशों में अलग अलग कंट्रीज हैं, यूरो है, येन है, रुम्बिनी है, अलग अलग देशों की अपनी अपनी करेंसी है। तो उसके कंपैरिजन में हर करेंसी के लिए, हर देश की करेंसी के लिए जो एक्सचेंज रेट है वो अलग होगा। प्रेजेंटली डॉलर के कंपैरिजन में 80 रुपए जो है वो यहां पर एक्सचेंज रेट हो चुका है। तो विज डॉलर एक्सचेंज रेट क्या होगा कि $1 खरीदने के लिए हमें कितने रुपीस जो है वो अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे, ये उसका एक्सचेंज रेट होता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक। अब एक चीज तो ये है कि डॉलर जो है वो US की करेंसी है, तो
एक चीज तो ये है कि अगर हमें यूएस से कोई गुड परचेज करना होगा तो सर उसके लिए डॉलर की जरूरत है। इसके अलावा भी सर इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है या मेजर इंपोर्ट्स जो है वो ग्लोबल करेंसीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो डॉलर में किया जाता है। इस वजह से जब भी डॉलर के वैल्यू अप या डाउन होती है तो ट्रेड जो है वो ओवरऑल देशों का इंपैक्ट होता है एंड दिस अप्लाइज टू इंडिया ऑल्सो। भारत के अंदर भी जब डॉलर के कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू अप या डाउन होगी तो उससे ट्रेड को काफी ज्यादा फर्क जो है वो पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है सर, ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी था। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सर। ये एक हमारा डिब्बा था, इसको हमने नाम दे दिया क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बिल्कुल खाली था। इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक तरफ हम मान लेते हैं हमारे पास रुपी था, एक तरफ हमारे पास था डॉलर। इसको ध्यान से समझना होगा, फिर हमें समझ आएगा कि कैसे वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करती है। इस खाली डिब्बे के अंदर हमने एक तरफ 1 रुपया डाला, 1 रुपी डाला और एक तरफ $1 डाला। अब इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग सर हमारा रुपी जो है यहां पर $1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 1 रुपी है और $1 है। जैसे जैसे दोनों साइड में पैसा जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दोनों का वैल्यू जो है वो चेंज होता जाएगा। अब सवाल ये है कि सर रुपी कहां से आ रहा था और डॉलर कहां से आ रहा था? इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर कहां से आ रहा था? डॉलर अमेरिका की करेंसी है सर, डॉलर भारत में तो नहीं छपता ना। तो भारत को ये डॉलर अमेरिका से लेना पड़ेगा। कैसे लिया जा सकता है सर? अमेरिका से ये डॉलर लेने के लिए भारत में एक बना हुआ कोई प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में जाके सेल करना था। मान लीजिए भारत ने अपने यहां से एक प्रोडक्ट जो है वो बेचा जिसकी वैल्यू थी अमेरिकन डॉलर्स के हिसाब से $100। हमने जैसे ही वो प्रोडक्ट बेचा इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $100 जो है वो आ चुके थे। सर अगर इसी सिचुएशन को कंपेयर करें, हमने जैसे ही विदेश में सामान बेचा अब हमारे पास $100 आ चुके थे और रुपी वाले पोर्शन में 1 रुपया ही था। अगर ऐसा चलता रहता तो सर 1 रुपी की वैल्यू जो है वो $100 हो जाती। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने विदेश में अमेरिका में या किसी भी फॉरेन नेशन में जो डॉलर्स में डील करता था उससे एक प्रोडक्ट बेचा, लेकिन साइमल्टेनियसली सर हम उन देशों से प्रोडक्ट खरीद भी तो रहे हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। जैसे हमने देखा कि मैंने एक सामान $100 का एक ऑब्जेक्ट बेचा, उसके बदले मुझे $100 मिल गया, वो मेरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आ गया, ये एक्सपोर्ट था। लेकिन सर हम इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं। जब हम अमेरिका से सामान खरीदते हैं अमेरिका रुपीज नहीं लेता, अमेरिका कहता है भैया मुझे चाहिए डॉलर्स। ठीक है जी, मुझे जरूरत है डॉलर्स की। अब डॉलर्स लेने के लिए हम कहां जाएंगे? हम अगेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास हम जब बैलेंस चेक करेंगे, मान लीजिए यहां पर रुपीज में इस बॉक्स के अंदर 60,000 रुपए पड़े थे और डॉलर में इसके पास $1,000 थे। अब क्या हुआ? जब दोनों को कंपेयर किया सर 60,000 रुपीज देने पे मुझे $1,000 मिल रहे थे। यानी कि $1 की वैल्यू कितनी हो गई सर? $1 की वैल्यू हो गई मेरी 60 रुपीज। अगर मुझे $1 लेना है, $1 लेना है, मुझे 60 रुपए देने हैं। मुझे विदेश से सामान मंगाना था कितने का? $50 का। मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कहा कि सर मुझे $50 दे दीजिए। उन्होंने कंपेयर किया, उनका कहना था कि सर $50 अगर आपको लेने हैं तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से 50 इंटू 60 $3,000 रुपए आपको देने होंगे, तब जाकर के आपको $50 मिलेंगे। सर ये दोनों वैल्यूज कैसे चेंज हो रही थी? ये डिपेंड करती थी एक्सपोर्ट के ऊपर। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा डॉलर की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा हमारे पास इस एक्सचेंज रिजर्व में, इस बास्केट के अंदर डॉलर जो है वो उतनी ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। लेकिन आप भी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि भारत का इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। यानी कि विदेशों से जो हम सामान मंगा रहे थे उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू वो सामान जो हम विदेशों को दे रहे थे। जब हम इंपोर्ट करते हैं हम क्या पे कर रहे हैं? वी आर पेइंग डॉलर्स। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं वी आर अर्निंग डॉलर्स। ये हमारी स्पेंडिंग है, ये हमारी अर्निंग है। अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है यानी कि वी हैव टू स्पेंड मोर डॉलर्स, तो हमारा ये जो करेंसी एक्सचेंज रिजर्व था यहां पर डॉलर्स जो हैं वो विज रुपी कम होते जाएंगे।
जब जब देश का इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम होगा सर, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। इंपोर्ट बढ़ेगा यानी कि हम विदेश से ज्यादा सामान मंगा रहे हैं, ज्यादा सामान मंगा रहे हैं तो ज्यादा पैसा देना, और पैसा कैसे देना है? डॉलर में देना है। जैसे जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमें ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, और उन डॉलर्स को खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपए जो है वो देने होंगे। यहां पर कंसेप्ट आता है डिमांड वर्सेस सप्लाई का मिसमैच। डिमांड और सप्लाई आपस में कैसे मिसमैच करती है? सर, हमें ज्यादा इंपोर्ट के लिए ज्यादा डॉलर्स चाहिए थे, लेकिन वो डॉलर्स आएंगे कहां से? इस एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। सर, डॉलर्स आएंगे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट हमारा उतना नहीं है, तो सर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं होगी। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो महंगा होता जाता है। मान लीजिए यहां पर 4 लोग खड़े थे, चारों को $10 ईच चाहिए थे, ठीक है जी। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने कहा कि सर ऐसा है, मेरे पास सिर्फ $10 है, तुम चारों में से जो मुझे ज्यादा पैसे देगा उसे मैं ये डॉलर्स दे दूंगा। तो एक ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। ए ने कहा ठीक है सर, मैं $10 के बदले आपको $600 दे दूंगा, यानी कि $1 की वैल्यू कितनी हो गई? ₹60। बी ने बोला सर मैं ₹650 दे दूंगा, $1 की वैल्यू हो गई कितनी? ₹65। सी ने बोला कि सर मैं ₹700 दे दूंगा, $1 की वैल्यू हो गई ₹70। डी ने बोला सर मैं ₹80 दे दूंगा, $1 की वैल्यू हो गई ₹80। अब डिमांड सप्लाई मिसमैच क्या कहता है? जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है, तो अनडाउटेडली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो चूज करेगा उस व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, ठीक है जी। ताकि हमारा जो रुपी साइड है वो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास या इस बास्केट के अंदर जो है वो बना रहे। इस तरीके से डिमांड और सप्लाई के मिसमैच से डॉलर की वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है। इन शॉर्ट ये है कि जब जब हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा तब तब डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। उस डॉलर को खरीदने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे जो है वो देने पड़ेंगे, अगर उसके कंपैरिजन में हम एक्सपोर्ट्स उतना जो है वो नहीं कर पा रहे। जब भी रुपी डेप्रिशिएट करता है, समथिंग बाइंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बिकम्स कॉस्टलियर अनडाउटेडली। सर, हम विदेश से लेकर के आए क्या? हम विदेश से लेकर के आए एक ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू मान लीजिए $10 थी। अगर डॉलर की वैल्यू ₹60 थी तो ये कॉमोडिटी भारत में ₹600 में आ जाती। लेकिन आज डॉलर की वैल्यू जो है वो ₹80 है, तो ये $10। सर, अमेरिकन मार्केट में वो आज भी $10 है, लेकिन भारत में उसे खरीदने के लिए ₹800 देने होंगे। ₹600 की जगह हम ₹800 दे रहे थे। तो जब भी रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है सर, क्या होता है? जब भी रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है, हमें विदेश से सामान खरीदना जो है वो महंगा हो जाता है। इसी सेम लॉजिक पे अगर हम चले, अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में हमको फायदा होगा। सर, एक्सपोर्ट करने पे कैसे फायदा होगा? मान लीजिए मैं ₹60 की चीज जो है वो विदेश में भेज रहा था, मैं ₹60 की चीज जो है वो विदेश में भेज रहा था, तो मुझे मिलता था $1। आज क्योंकि रुपये की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर गई है, अब जब मैं फॉरेन से सामान बेच करके $1 अर्न करूंगा, इसके बदले में पहले मुझे ₹60 मिला करते थे, अब मुझे ₹80 मिलेंगे। यानी कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मैं इस सिचुएशन से बहुत खुश हूंगा। क्यों? सिंपल सी बात है सर, पहले मैं सामान बेचता था मान लीजिए $100 का, और मुझे इसके बदले में मिलते थे ₹6000 इंडिया में। लेकिन आज क्योंकि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर गया, आज मुझे 8000 मिल रहे हैं। अब मेरे पास इंडिया में खर्च करने के लिए ₹2000 एक्स्ट्रा है, लेकिन जितना सामान भेज रहा था वो कंसिस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस वजह से एक्सपोर्टर जो है वो इससे खुश होगा, लेकिन इंपोर्टर बहुत ज्यादा दुखी होगा। अब एक चीज और है, इसका एक इंपैक्ट फॉरेन मार्केट में भी होता है। अगर डॉलर इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है तो इंडिया में अमेरिका से प्रोडक्ट खरीदना जो है वो महंगा होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली सर, जब अमेरिका को इंडियन प्रोडक्ट खरीदना है, उन्हें अब फायदा हो रहा है। उन्हें कैसे फायदा हो रहा है? क्योंकि पहले इंडिया में मान लीजिए उनको ₹8000 का सामान खरीदना था, सर अब वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर चुकी थी रुपये की। पहले वो 100, आज की डेट में क्योंकि ₹80 है तो वो $100 में ये सामान खरीद पाएंगे, लेकिन पहले हो सकता है इसी सेम प्रोडक्ट के लिए उन्हें $120 जो है वो देने पड़ते हो। दोबारा से समझेंगे इसको एक बार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर हम समझ पाए तो हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सर, यूएस में अगर इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो खरीदना था, उस प्रोडक्ट की वैल्यू हम मान करके चलते हैं
इंडियन करेंसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट जो है वो 6,000 रुपए का है। ठीक है जी, 6,000 रुपए का प्रोडक्ट है। अगर हम इसकी 60 रुपीज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से वैल्यू लगाए तो ये हो गया कितने का, $100 का। ठीक है सर, पहले $100 में यूएस वाले 6,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद सकते थे, लेकिन आज अगर वो $100 देते हैं वो 8,000 रुपए का सामान जो है वो खरीद पाएंगे। मान के चलिए इनको इंडिया से प्रोडक्ट लेना था, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कुछ भी हो, पहले वो प्रोडक्ट पहले $100 देके उनको मात्र 6,000 रुपए इंडियन करेंसी का सामान मिलता था, लेकिन आज $100 देने पे उनको 8,000 रुपए का सामान मिल रहा है। तो उन्हें बिना किसी चीज के 2,000 रुपए का फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई। तो इस तरीके से ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है डॉलर और रुपये का आपस में कंपैरिजन। अब सवाल यह है कि सर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से रुपये की वैल्यू जो है वो गिरती ही चली जा रही है। हमने एक चीज तो समझ ली थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो यहां पर की प्लेयर था। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम तो डॉलर जो है वो महंगा होता जाएगा, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम तो डॉलर सस्ता हो जाएगा, तब रुपये एप्रिशिएट करेगा। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा था कि सर रुपी एप्रिशिएट होने के बजाय डेप्रिशिएट कर रहा था, डॉलर स्ट्रांग हो रहा था। यानी एक चीज क्लियर थी कि सर हमारा इंपोर्ट जो है वो कंपैरेटिवली महंगा हो रहा था, हमारा इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो रहा था। अब यहां पर क्या वजह है कि पिछले कुछ समय में रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करता जा रहा है? इसका सिंपल के डिमांड सप्लाई मिसमैच है। डॉलर जो है उसकी ज्यादा डिमांड है, लेकिन हमारे पास उतने डॉलर्स है नहीं। और ऐसा क्यों है सर? ये जो डॉलर्स की डिमांड बढ़ रही है ये इस ओर इशारा करती है कि हमारा इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो रहा है। डॉलर की जरूरत हमको कब पड़ेगी? जब हम कुछ इंपोर्ट करेंगे। अगर हम ज्यादा डॉलर्स की मांग कर रहे हैं, इस मतलब इसका मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, या उतना ही सामान महंगे अमाउंट में जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। सर यहाँ पे दो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंपोर्ट जो है वो हमारा कॉस्टली हो रहा था। सबसे पहला फैक्टर तो क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मिसमैच। सर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से हमको डॉलर्स की जरूरत है, लेकिन डॉलर्स की सप्लाई उसके कंपैरिजन में कम है। क्यों? क्योंकि डॉलर कैसे आएगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट हम कंपैरेटिवली कम कर रहे हैं। अगर इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होता तो शायद रुपये और डॉलर की वैल्यू एक समान होती। इस वजह से कहा जाता है कि सर लोकल प्रोडक्ट यूज कीजिए ताकि हमारी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर या फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम हो सके। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमें डॉलर्स की डिमांड ही नहीं होगी। हम क्यों डॉलर में परचेज करेंगे? हम सब कुछ अपना बना रहे हैं, तो डॉलर का रुपये के साथ में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपैरिजन है वो इक्वेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। सर करंट अकाउंट डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जब कोई भी देश इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट से। जब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हम क्या भेज रहे हैं बाहर? डॉलर्स। हमारे देश में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो डॉलर्स थे उनको हम खर्च करे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट कम है उसके कंपैरिजन में हमारे पास उतने डॉलर्स आ नहीं रहे हैं। मान लीजिए डॉलर्स में मेरा इंपोर्ट का बिल जो है वो $1,000 था और मेरे पास एक्सपोर्ट में कितने आ रहे थे? एक्सपोर्ट करके मेरे पास $600 आ रहे थे। अब ये जो डिफरेंस है $400 का, मुझे $400 एक्स्ट्रा पे करने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इंपोर्ट करना है। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जितने डॉलर्स पड़े होंगे उसके आधार पर रेट जो है वो डिसाइड हो पाएगा। अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो अनडाउटेडली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर मुझे महंगा मिलेगा। और तो ये सबसे बड़ा कारण है ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ऐसा क्यों है कि इंपोर्ट हमारा महंगा हो गया? इंपोर्ट में हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ा, ये भी समझना जरूरी था। सर 2022 की शुरुआत के महीनों में ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गए थे जैसे ही रशिया यूक्रेन में स्टैंड ऑफ हुआ था। वो स्टैंड ऑफ बाद में वॉर में बदल गया, जिस वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो ग्लोबली हैम्पर हो गई। यानी कि सप्लाई जैसे ही बाधित हुई, डिमांड तो कंसिस्टेंट थी, डिमांड तो सभी देशों की थी, डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ और क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज करना शुरू हो गए। सर हम क्रूड ऑयल विदेश से मंगा रहे थे, यानी कि हम डॉलर्स में इसको पे जो है वो कर रहे थे। सप्लाई कम होते ही डॉलर्स के क्रूड ऑयल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर गई। यानी कि पहले अगर एक बैरल कच्चा तेल क्रूड ऑयल लेने के लिए हमें $80 देने होते थे, आज उसी एक बैरल को लेने के लिए हमें $100 देने पड़ रहे थे। यानी कि सप्लाई बाधित हुई और डॉलर के डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा था। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का या इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट जो सामान हम विदेश से करने वाले थे उसकी वैल्यू बढ़ी या उसका खर्चा जो है वो बढ़ा, उस सिचुएशन में हमें और ज्यादा डॉलर्स जो है उनकी जरूरत पड़ी, जिस वजह से इंडिया को
रुपी के कंपैरिजन में अब डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा था, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा है, पहले $1 लेने के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे, अब बहुत सारे लोग यहां लेने को तैयार थे, वो कह रहे थे कि 60 छोड़ो सर, हम 80 रुपए भी दे देंगे। तो ये एक कारण बना करंट अकाउंट डेफिसिट। दूसरा रीजन क्या है सर, पिछले कुछ समय में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन इकोनॉमी में धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो हमारे पास डॉलर्स पड़े थे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से नहीं आते थे, ऐसा नहीं है कि ट्रेड ही एकमात्र सोर्स था, ये आते हैं इन्वेस्टमेंट से। जब कोई विदेश से आकर के भारत में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो डॉलर्स लेकर के आएगा, तो यहां से भी डॉलर्स जो हैं वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आते थे। पहला रीजन क्या था कि सर ट्रेड मिसमैच था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, इंपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट कम था, इस वजह से ट्रेड से आने वाले डॉलर्स के में कमी आ रही थी। दूसरा रीजन क्या हो गया सर, दूसरा सोर्स था इन्वेस्टमेंट, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो निरंतर कम होता जा रहा है। हिस्टोरिकली इंडिया जो है वो वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, लेकिन पिछले कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में कम कर दिया। अगर ऐतिहासिक समय की हम बात करें, हिस्टोरिकली देखें, तो फॉरेनर्स जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते थे। ऐसी सिचुएशन जहां पे फॉरेनर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, इसे कैपिटल अकाउंट सरप्लस कहा जाता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो तो वो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो वो कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। तो भारत ने काफी बार कैपिटल अकाउंट सरप्लस की सिचुएशन देखी। सरप्लस के कारण क्या होता था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे इन्वेस्ट किए जाते थे। अब कोई कहता है विदेश से आकर के कि सर मैं यहां पर $1000 इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो सर ऐसा तो है नहीं कि हम $1000 की आके उसके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। इस $1000 को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए 60 रुपए रेट है, तो हम 60,000 रुपए के एसेट्स उसके लिए खरीद लेंगे, और ये 1000 रुपए कहां जाएंगे, ये 1000 रुपए चले जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। इस वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में डॉलर्स जो है वो पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही 2022 आया सर, एक तो ट्रेड की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी, दूसरा इन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा जो है वो इंडियन मार्केट से वापस खींचना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएस और दूसरे हिस्सों के जो बैंक्स थे वो ज्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे थे, यानी कि उतना ही पैसा अगर तुम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे मिलने वाले रिटर्न्स तुम्हें जो है वो कम थे अगर आप उसी पैसे को यूएस में इन्वेस्ट करते। तो इन लोगों को लगा कि यार हमारा पैसा ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा यूएस में। इन्होंने इंडिया से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ करना शुरू कर ली। इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने के लिए इन्होंने पेमेंट कैसे करी थी, इन्होंने डॉलर में पेमेंट करी थी। हमने इनके डॉलर्स को कन्वर्ट करके $1000 के 60,000 रुपए ले लिए थे और $1000 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को दे दिए थे। अब ये अपने 60,000 या $1000 वापस मांगने आए, तो हमें वापस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास जाना था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मैंने तुझे बहुत साल पहले $1000 दिए थे, मुझे वो $1000 वापस चाहिए, उसके बदले में तू 60,000 ले ले। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने कहा ब्रो ऐसा नहीं होगा, आज मुझे इसके बदले में 80,000 रुपए चाहिए। तो ट्रेड से आने वाले डॉलर्स कम थे, इन्वेस्टमेंट से आने वाले डॉलर्स भी वापस जा रहे थे। इस वजह से दोहरी मार जो है वो यहां पर पड़ी और डॉलर की डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि उतनी सप्लाई जो है वो हमारे पास नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूएस का सेंट्रल बैंक जो है वो ज्यादा अच्छे इंटरेस्ट दे रहा था। यूएस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते थे। इन दोनों सिचुएशन से क्या हुआ सर, डॉलर जो है वो इंक्रीज करता गया और रुपी की वैल्यू एकदम से गिरना शुरू हो गई। ये एक कारण है कि रुपी जो है वो कंसिस्टेंटली डेप्रिशिएट कर रहा है। अब सवाल आपका मन में आया होगा कि सर क्या रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में, रुपीज वैल्यू विज़ डॉलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है? नहीं सर, यहां पर आरबीआई भी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि सर अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे है, जिसे हम मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट कहते हैं, अगर सिर्फ उस हिसाब से चलते तो सर बहुत बड़े बड़े शॉक्स जो है वो उनको देखने को मिलते कि यानी एकदम से डॉलर जो है वो 80 रुपीज हो जाता, हो सकता है 100 रुपीज भी पहुंच जाता विज़ रुपी। और कभी अगर एकदम से इनफ्लो होता तो ये डॉलर जो है वो एकदम से 40-50 रुपीज पे भी आ जाता। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत कम वैल्यू ऑफ डॉलर और बहुत हाई वैल्यू ऑफ डॉलर दोनों ही इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस वजह से आरबीआई को यहाँ पे रोल जो है वो प्ले करना पड़ा। आरबीआई क्या करता है, रुपी के एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए कि एकदम से एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, एकदम से एक्सचेंज रेट बहुत कम ना हो जाए, आरबीआई जो है वो एक रोल प्ले करता है ताकि एक एवरेज रेट जो है वो बना रहे। सर जब भी आरबीआई को लगता है कि देश के अंदर बहुत ज्यादा डॉलर इनफ्लो हो गया, यानी किसी कारण से या तो बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई या फिर बहुत सारा एक्सपोर्ट हो गया, तो हमारे पास बहुत सारे डॉलर जो है वो आ चुके हैं। आरबीआई को लगता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो अगर एकदम से ये डॉलर्स वापस गए तो हमारी इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। ये जो एक्सेस डॉलर्स होते हैं ये आरबीआई खरीद लेता है। कैसे खरीदता है आरबीआई? फॉरेन एक्सचेंज को बोलेगा कि सर मुझे $10,000 दे दीजिए,
उसके बदले में इंडियन करेंसी जितनी भी है, जितना भी अमाउंट बनता है वो मैं आपको पे कर देता हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा डॉलर आए वो आरबीआई ने इकोनॉमी के अंदर से खींच लिए, उसको एक साइड पे, एक कोने पे छुपा करके रख दिया। क्यों छुपा के रखा? कि अगर, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इतने पैसे रेगुलरली आते रहेंगे, ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज किसी पर्टिकुलर रीजन से आए हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से कल को ये पैसा वो वापस मांगते हैं तो मार्केट को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे वो व्यक्ति आएंगे कि सर हमने 6 महीने पहले यहाँ $10,000 डाले थे, वो $10,000 हमारे वापस कर दीजिए, आरबीआई के पास वो $10,000 एक साइड पे पड़े, आरबीआई ला करके दे देगा, ये लीजिए सर आपके $10,000। तो जब भी कभी एकदम से फ्लो बढ़ता है तब भी आरबीआई जो है वो इसको शक कर लेता है। अगर कभी एकदम से डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और सप्लाई बिल्कुल ही कट शॉर्ट हो जाती है, हमारे पास डॉलर्स है ही नहीं, अब क्या करेंगे सर? अगर ऐसे चलता रहा तो आज 80 है, कल 90 होगा, 150-200 रुपए प्रति डॉलर भी जो है वो हो सकता है। ये भी सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। इस सिचुएशन के लिए भी आरबीआई ने अपने पास अलग से डॉलर जो है वो रखे हैं, या वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर जो है वो बाय करता है। यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास जाकर के आरबीआई जो है वो बोलेगा कि सर मैं आपको कुछ डॉलर जो है वो देता हूं, इसके बदले में आप मुझे रुपीस दे दीजिए। क्या होगा जब आरबीआई अपने डॉलर जो है वो मार्केट के अंदर डालेगा? सर सप्लाई जो है वो डॉलर की इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पहले जो बिल्कुल सप्लाई खत्म हो चुकी थी अब वो सप्लाई डॉलर्स की दोबारा से आ जाएगी, जिस वजह से आरबीआई जो है वो दोनों तरीके के शॉक से हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस वजह से इस एक्सचेंज रेट में ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अलावा आरबीआई भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये कारण है, सबसे मेजर रीजन जो है वो दो हैं। एक तो रीजन ये है कि एक्सपोर्ट उतना नहीं हुआ एज कंपेयर टू इंपोर्ट, और जितना इंपोर्ट हो रहा था उसकी कॉस्ट भी जो है वो बढ़ गई थी। ऐसा नहीं है कि हमने ज्यादा इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हम उतना ही कर रहे थे जितना आज से हो सकता है 1 साल पहले कर रहे हो, लेकिन सर उतने सामान को खरीदने के लिए जितने पैसे हम पहले दे रहे थे आज उससे ज्यादा पैसे हमें देने पड़ रहे थे, जिस वजह से रुपये की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हुई। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत से बाहर जा रहा था। इन दो कारणों की वजह से रुपये की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रही है। आई होप हम समझ पाए होंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सर इस तरीके के आर्टिकल जो है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच, जो मात्र 18,999 रुपए में आपको बेहतरीन क्लासेस जो है वो देगा। जिस तरीके से हम एक एक टॉपिक को यहाँ पे पढ़ते हैं, आप हर एक टॉपिक को इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ पाएंगे। आपको मात्र इस कोर्स में एनरोल करना है, यूज करना है ये कोड शुभ लाइव, और आप स्टडी आईक्यू के इस लाइव फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन पाएंगे। आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Hello everyone, this is Shubhadeep Das from Kolkata. I've enrolled in the foundation batch of Study IQ. I was attracted towards the goodwill created by Study IQ over the period of time. After joining, I've experienced a lot of positivity and motivation invoked by the faculty members. Study IQ provides a very unique feature of mentorship program where we are in touch with a personal mentor on a regular basis. We can solve our doubts, we can share our answers and get feedback on a regular basis. I believe these are going to add value in my preparation for civil services. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।